हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें एंजॉय किया होगा और जो मैंने आपको एक एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट दी हुई थी आपने उसको भी एंजॉय किया होगा और उसको अपने लिए एक बर्डन नहीं समझा होगा। अगर आप इन चीज़ों को बर्डन समझना शुरू कर दें तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं उसको किसी और जगह पे स्विच कर लूँ, कोई और काम आपको दे दूँ। लेकिन बात ये है कि ये सारी जो बातें हैं, ये जो जितने भी हम लेक्चर्स लेंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज क्लास है और लैंग्वेज क्लास के लिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि हमने लैंग्वेज को सीखना है, हमने प्रैक्टिकली सीखना है, हमने सिर्फ 2+2 नहीं पढ़ना, हमने क्या करना है, सीखना है, उसको अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम क्लास ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, उसको अप्लाई करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर आप कहें कि हम जो है रूल्स सीखेंगे, रूल्स आप सीखते हुए आ रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आप सीखते हुए आ रहे हैं, तब जाके आप यहाँ पे आप 4th ईयर में पहुँचे हैं। एम आई राइट? लेकिन फिर भी आज ये सिचुएशन है कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग इंग्लिश में स्पीकिंग करें या कोई बात ज़्यादा लिसनिंग करें तो ना आपको सही तरह से समझ आती है और ना आपसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका कसूर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि इस तरह की कोई जो है ना आप लोगों से असेसमेंट नहीं ली जाती और हम लोग जो है ना सिर्फ 2+2=4 पे लगे रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको जो बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है वो तो आपको आता है, काफ़ी सारा आता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करूँ, मैं उससे आगे चलूँ। लेकिन असाइनमेंट देने का मकसद कुछ ऐसे होता है कि अगर आप को कोई बंदा बताए जी कि आपने जो है ना अगर स्विमिंग करनी है तो आप सबसे पहले कॉस्ट्यूम पहनेंगे, जाएंगे पानी के पास जाएंगे और उसके पास जाके आप जो है ना ऐसे पहले पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा घुसेंगे, जब आप सर से ऊपर होना शुरू हो जाएगा तो आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आप कोई किताब भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आप कोई किताब भी पढ़ लेंगे कि ये जो है इसकी जो नहीं स्विमिंग की किताब थी, मैंने पढ़ ली और अब मुझे स्विमिंग आती है। क्या आप लोग स्विमिंग कर लेंगे? अगर आपको किसी ने रूल्स समझा दिए, लिखे हुए थे, प्रेजेंटेशन दे दी, बोर्ड के ऊपर लिख दिया, वीडियो भी दिखा दी, माइकल फिलिप्स को आपको दिखा दिया जो 21 गोल्ड मेडल लेके बैठा हुआ है ओलंपिक्स के, वो भी आपको दिखा दिया, पाकिस्तान की किरण खान जो है ना आपको दिखा दी, बहुत अच्छी स्विमर है टॉप की, तो आप उसके बाद भी आप सीख जाएंगे स्विमिंग? नहीं सीखेंगे। इसी तरह जब तक आप इंग्लिश के रूल्स पढ़ते रहेंगे, कोई सुनाता रहेगा, आप जो है वो इंग्लिश जो है नहीं सीख सकेंगे, आप स्पीकिंग की तरफ नहीं आ सकेंगे जब तक आप खुद पानी के अंदर नहीं उतरेंगे। ठीक है, जब आप पानी के अंदर उतरते हैं, जिन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस माइट भी पॉसिबल किसी का हो पानी के अंदर, जिसको नहीं गोता खाने का एक्सपीरियंस, किस किस को हुआ है, पानी के अंदर जाओ ना तो नाक के अंदर पानी चढ़ जाता है। और जब शुरू जो में स्विमिंग करने की जो कोशिश करते हैं वो क्या करते हैं, उनको काफ़ी सारे गोते आते हैं और वो लाजमी आते हैं। कोई कहना चाहिए कि मुझे गोता नहीं आया, मैं ऐसे स्विमिंग सीखी, ऐसे नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ आते हैं। उस गोते का क्या मतलब होता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचा, आपकी कोई बेइज्जती हुई, ऐसा ही होता है। मैं राइट? यही हुआ ना कि आपके पर्सनली आपके ऊपर उस चीज़ का अटैक हुआ। लेकिन जब इंग्लिश की तरफ आते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं तो आपसे कुछ गलतियां भी होती हैं। ठीक है, आप गलतियां करते हैं तो फिर आप इस बात के ऊपर क्यों सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो वो हंसेगी, वो हंसेगा? क्यों सोचते हैं आप समझे ना, मुझे गोते लग रहे हैं, मुझे जो ना गोते लग रहे हैं तो मैं इससे गोतों से ही सीखूंगी तो मैं स्विमिंग करने के काबिल होंगी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई हंसता है करता है आप भी उसी तरह हंसना शुरू करें, कोई रोना शुरू करता है आप भी रोना शुरू करता है, आप उसके साथ जिस तरह वो करता है आप उसी तरह करें। तो अगर आपको कोई टेंशन भी हो रही है, आपको कोई मसला हो रहा है, तो वो भी आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंट होकर जो कुछ आता है दुनिया को छोड़ें, वो क्या सोच रही है, क्या कुछ कर रहा है, आप जो कर रहे हैं आप सही हैं, बाजी आप जो है ना वो सही हैं जो कुछ आप कर रहे हैं। बाकी जहां तक बात यह है कि वो कैसे मुंह ऐसे करके बोल रही है हेलो,
ये ऐसे करके बोलिए, हेलो मैडम मे आई कम इन, या ऐसे बोलिए जैसे भी कोई बोल रहा है। हर बंदे का एक अपना एक्सेंट है। हम थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हुए इन बातों के ऊपर थोड़ा सा फंस जाते हैं कि जी कि हम अब ब्रिटिश बोलें एक्सेंट से बोलें, हम अमेरिकन एक्सेंट से बोलें, तो भाई मेरे एशियन एक्सेंट है हम उसको क्यों ना फॉलो करें। हम पाकिस्तानी इंग्लिश भी तो बना लें। इंडिया वालों की एक माने जाने वाला एक्सेंट है। इंडिया की जो इंग्लिश है उनके एक्सेंट को माना जाता है। आप कहीं लिखे ना कहीं पे इंडियन एक्सेंट, तो वो आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो है यहाँ पे इस तरह करते हैं कि आप जो है ना घबराना शुरू हो जाते हैं कि मैं जरूरी है कि मैं जो है ना ब्रिटिश इंग्लिश बोलूंगा, मैं जो है अमेरिकन इंग्लिश बोलूंगा या मैं बोलूंगी तो तभी जो है ना वो ठीक है। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आप बोलते हैं, मैंने सुना है, बच्चों को सुना है, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चे, इसी तरह आप करेंगे। मैंने क्यों किया ऐसे कि आपको लादा करके कोई ये ना कहे कि दूसरा कौन सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे बोलें। जब आप बोलेंगे नहीं, अपने तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, फिर इधर बैठने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बूस्टर देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, करेंगे आप लोग तब जाके आप सीखेंगे। आप जब तक खुद पानी में नहीं उतरेंगे, मैं जो कुछ मर्जी करता रहूँ, बेशक मेरे पास एक गोल्ड मेडल भी है एयरफोर्स में, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं बता सकता कि स्विमिंग जो है ना वो कैसे करनी है, ठीक है जी। तो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, तो हमने स्टार्ट में जो है अपना जो पहला स्टेप जो है इंग्लिश स्पीकिंग का ले लिया था कोई नहीं लिया था, ले लिया था। तो हम जो है उससे अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि हमें थोड़ा सा जो गोला बारूद चाहिए ना उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, या गुजारा हो जाता है। गोला बारूद के बगैर नहीं होता ना, वोकैबुलरी के बगैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर या ग्रामर के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। हमें उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती है। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर इंटरवल से पहले हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, और आपने यहाँ पे एडीए के बाद स्कूल्स में जाके टीचर भी तो खेलना है, तो वहाँ पे भी बच्चों का बेड़ा गर्क आप उम्मीद है नहीं करेंगे, ठीक है जी। उनको जो है अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, ये किससे मिलके बनती है? बिल्डिंग किस चीज से मिलके बनती है? बिल्डिंग कुछ ना कुछ इंटू से बनती है। ब्रिक्स से कह रहे हैं, बिल्डिंग जो है ना ब्लॉक से बनती है। हम एग्जांपल लेते हैं कि बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक्स से मिलके बनी होती है। इसी तरह जो लैंग्वेज है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास एक ऐसे वाली बिल्डिंग होती है, चलें जी, ये वाली बिल्डिंग थी, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगे हुए थे, ऐसे करके, कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगे हुए थे। इसी तरह जो कोई भी लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स से मिलके बनी होती है, मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके बनी होती है। हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स से, मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके बनी हुई है। तो उन पार्ट्स को अगर हम लेते हैं कि वो भी जो इंग्लिश है, वो एक घर है, वो भी जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक घर है, तो वो भी उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक से हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे करके मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना लेते हैं। तो पहला ब्लॉक्स क्या था, हम वैसे नीचे से शुरू करते होते ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, अगर आपको मसला ना हो। ये हमारी बिल्डिंग कोई इस तरह की है, ऐसे वाली बिल्डिंग हो सकती है वैसे, चलो ये पानी शानी उतारने के लिए ये वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रखते हैं, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंग्लिश
लैंग्वेज को बनाने वाले मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, मीन्स जिनसे मिलके ये लैंग्वेज बनी हुई है वो टोटल 8 है। कितने ब्लॉक्स हैं? 8 ब्लॉक्स को जब आप रखते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। बेशक वो आपकी रिटन लैंग्वेज हो, बेशक वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज हो, तो वो 8 ब्लॉक से मिलके बनी होती है। और हम अगर सादा अल्फाज में बात करें तो हमारी इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, हम स्पीक करते हैं, वो 8 तरह के होते हैं। वो 8 तरह के होते हैं और 8 ब्लॉक्स की मानद हैं। सबसे पहले हमें आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि इधर हमारे पास क्या जी, वो एक फैन है, वो रिमशा है, वो चेयर है, वो कर्टन है, वो बोर्ड है। तो ये क्या चीज़ है? एक मुख्तलिफ चीज़ों के कोई नाम है। तो मीन्स क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें जो सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसके नाम की होती है। जैसे कहते हैं किसी कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या आइडेंटिटी शो करने के लिए सबसे पहले उसकी अपनी शख्सियत को जाहिर करने के लिए क्या किया जाता है? उसका नाम रखा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला जो ब्लॉक है वो नाउन का ब्लॉक है। और नाउन के बारे में आप बखूबी आगाह हैं कि किसी बंदे, बंदी, चीज़, शख्स, चरिंद, परिंद, एनिमल, बर्ड, कोई भी चीज़ हो तो उसका कोई ना कोई हम नाम रखते हैं। हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं कि हम उस चीज़ को मुखातब कर सकें जी कि वो वहाँ पे मैंने एक टाइगर देखा, मैंने वहाँ पे एक टेबल देखा, या मेरे लिए ग्लास ले आओ, मेरे लिए टेबल ले आओ, मेरे लिए पेन ले आओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमने अपने लिए आसानी के लिए उनके नाम रखे होते हैं। फिर हम अगर इन नामों से आगे चलते हुए हम एग्जाम्पल लेते हैं जी के कामरान, कामरान इज़ अ गुड बॉय, कामरान लिव्स इन कराची, कामरान हैज़ 2 फ्रेंड्स। तो बार बार जब मैं आपको कहूँगा कामरान 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 तो आप कहेंगे ये सर ने क्या बनाया हुआ है, बार बार एक ही बंदे का नाम लिया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस राइटिंग को बोलते हुए बेशक हमारी राइटिंग हो तो हम उस बंदे कामरान जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल ली थी? कामरान की, हमने कामरान की एग्जाम्पल ली थी। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह कोई आसान सा वर्ड जो है हम ले लेते हैं जो हम इसकी प्लेस के ऊपर यूज़ कर सकें, हम इस नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो हम नया एक वर्ड उस नाउन की जगह यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो भी वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। और हम इंग्लिश प्रोनाउंस की बात करें तो वो टोटल 7 प्रोनाउंस हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ क्योंकि ये क्लियर करना बहुत लाजमी है कि प्रोनाउंस जो हैं वो जो 7 हैं वो कौन कौन से वाले हैं या उनका किस तरह का जो है ना इस्तेमाल है। आपने पढ़े हुए हैं, चलें, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। प्रोनाउन क्या है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और क्या दे। हम इनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। और हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम इनको कहते हैं जी के फर्स्ट पर्सन है, इसको हम कहते हैं जी कि ये सेकंड पर्सन है, और इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो खुद हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि मैं वैसे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ या मैं अपने साथ के जो कोलीग हैं, जो हम जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, बात करते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? सिंगुलर के लिए क्या होता है? आई, और प्लूरल के लिए वी होता है। फिर उसके बाद कोई शख्स हमारे सामने खड़ा है,
کھڑی ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہو تو ہم اس کو آپ کر کے مخاطب کرتے ہیں، ہم اس کو تم کر کے مخاطب کرتے ہیں، ہم جو ہے نا کہہ لیتے ہیں کہ آپ مجھے تم کہا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ سنگل ہو یا آپ زیادہ ہو کے آپ لوگ یا ایک، اگر آپ یا آپ، اس کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ بے شک ایک عشاء ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، عشاء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ، اگر میں آپ سب بچوں سے کہہ رہا ہوں جی کہ آپ، تو اس کا مقصد ایک ہی ورڈ ہوگا، یو والا ورڈ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ پرسن وہ ہے کہ جو میں ہوں یا ہم میں، سیکنڈ پرسن کون ہے؟ جو آپ ہیں، ٹھیک ہے، میں فرسٹ پرسن، دوسرا جو ہے نا سیکنڈ پرسن۔ جہاں تک تھرڈ پرسن کی بات ہے تو تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، یا میں ایک لفظ استعمال کروں گا کہ وہ شخص یا وہ عورت یا وہ زیادہ جن کی ہم بیٹھ کے غیبت کر سکیں، جن کی ہم بیٹھ کے جو ہے نا فار ایگزامپل شبنم اور سلمہ بیٹھ کے نا ثانیہ تانیہ مانیہ کی جو ہے نا بیٹھ کے وہ جو ہے نا غیبت کرتی ہیں، اٹ مینس کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو وہ غیبت تو نہ ہوتی نا، ایسے ہی ہے نا، آپ اس کے سامنے غیبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تھرڈ پرسن وہ کوئی لڑکا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا سلمان جو ہے نا بڑا برا لڑکا ہے جی، کیا بتائیں اس کے بارے میں، گلی میں کھڑا ہوتا ہے جی، اس کے بارے میں کیا بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سلمہ جو ہے، سلمہ کون ہے؟ چلیں جی کوئی کچھ اور کوئی ہوگا جی۔ میوش جو ہے نا بڑی خراب لڑکی ہے جی، وہ پتہ ہی تمہیں کیا پتا، جب تم کلاس میں تھی نا تمہارے بیگ میں سے یہ کر رہی تھی، تمہارے لیے یہ کچھ کر رہی تھی، وہ کیا وہ ہم نے ضرور نہیں ہے کہ یہ پتہ کسی کی بات کی جائے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو وہ سلمہ تانیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر زیادہ ہوں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو تھرڈ ایئر کی کلاس ہے نا سر ہم بہت اچھے تھے، یہ جو تھرڈ ایئر کی کلاس ہے نا اتنی بری کلاس ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کالج میں رہتے ہیں، ان کو نہ کوئی ڈسپلن کے بارے میں پتہ ہے، نہ ان کو بیٹھنے کے بارے میں پتہ ہے، ان کو تو سر کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ والا جو ہے نا کولیکٹیولی جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دے ہوتا ہے۔ آئی فرسٹ پرسن، یو سیکنڈ پرسن، اور یہ جو ساتھ والے نا اسکول والے یہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ سارے بچوں کو نہیں آتا یہ کانسیپٹ، لیکن اکثر میں یہ پوچھتا رہتا ہوں اور مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ اس بات پہ پوچھ لوں کہ تھرڈ پرسن کون سا ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگلی بات ہے نا جب ہم بنستے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر کے اوپر جب جاتے ہیں، وہ اگلی بات ہے، اس پہ نہیں ہم جا رہے، ہمیں صرف یہ بیسک اس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو ناؤن ہے یا یہ جو پروناؤن ہے ان کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے کس کی بات ایگزامپل لی تھی؟ سلمان کی لی تھی، کامران کی ہم نے ایگزامپل لی تھی، ہم نے کامران کی ایگزامپل لی تھی۔ تو کامران جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز بھی ہوں گی، بری کوالٹیز بھی تو ہو سکتی ہیں نا، بری کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اچھی بات اس کی کوالٹی کا لیتے ہیں جی کہ وہ جو ہے کامران جو ہے نا بریو ہے، کامران کیا ہے؟ بریو ہے۔ کامران جو ہے نا وہ کیئرنگ ہے، کامران جو ہے وہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی جو ہے اس کے اندر یہ جو ساری جو باتیں ہیں وہ اس کی کوالٹی ہے، بے شک وہ ناؤن کی شکل میں ہو، بے شک وہ پروناؤن کی شکل میں، وہ اس کی کوالٹیز ہیں۔ تو جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک علیحدہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس کو آپ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، جس کو آپ ایڈجیکٹیو یا ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ انگلش لینگویج کا جو تیسرا بلاک ہے وہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی اس طرح کے نا ایک کچھ سیٹس بنا لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں آسانی سے یاد ہے۔ تو پہلے سیٹ کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں جی ناؤن، پروناؤن، اور تیسرے نمبر پہ ایڈجیکٹیو۔ تو یہ پہلے ہمارے پاس پہلا گروپ ہے جس میں کوئی نام ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور ہم نے کوئی چیز ورڈ لگا لیا جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، یا پھر یہ جو دونوں بندے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہیں۔ ان ناؤن کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اگر جو کامران ہے اس کو ہم کیا کریں؟ ہی لکھ لیں تو اس کی کوالٹیز میں فرق آ جائے گا،
اس کی خوبیوں میں فرق آ جائے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی خوبیاں ہو, اس کی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ایڈجیکٹو اس کی صفت ہے, ٹھیک ہے, اس کی برا ہونا بھی اس کی صفت ہے, ٹھیک ہے. چیٹر ہونا بھی اس کی جو ہے وہ صفت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. دنیا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کو انگلش جو جب لینگویج آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو ساری جو لینگویج ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ورڈ ہوتا ہے وہ اسی میں سے کوئی ایک آدھا بلاک ہوتا ہے. تو یہ والا کیا بلاک ہے, جو بریو ہونا, اس کا چیٹر ہونا, اس کا انٹیلیجنٹ ہونا جو ہے وہ اس کی جو نا ایک ایڈجیکٹو ہے, وہ اس کی ایک کوالٹی ہے جس کو ہم ایڈجیکٹو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو بندے ہیں ناؤن اور پروناؤن, یہ زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ کام تو کرتے ہوں گے. ہم جو نا کمران سے نا سوئچ کر لیتے ہیں کسی اور طرف, تو ہم کیا لکھ لیتے ہیں جی, رمشا. کوئی ہے تو نہیں ہے کوئی ویسے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو رمشا ہے وہ کچھ نہ کچھ زندگی گزار رہی ہے نا, کالج شالج بھی آتی ہوگی, کوئی بیٹھتی ہوگی, کچھ لکھتی ہوگی, کوئی کام تو کرتی ہے نا, یا ویلی رہتی ہے. بریو تو ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے, تو انٹیلیجنس شو کیسے ہوتی ہے اس کی, یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھتی ہے. کیا کرتی ہے وہ, بہت اچھا جو نا بہت اچھی کوک ہے, اس کی کوالٹی تھی نا, لیکن کام کیا کر رہا تھا, وہ کوکنگ کرتی ہے, وہ کھیلتی ہے, وہ پڑھتی ہے, وہ کالج آتی ہے, وہ سوتی ہے, وہ جاگتی ہے, وہ نماز پڑھتی ہے. یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کے کام ہیں. کس کے کام ہیں, رمشا کے. یہ سارے کام کس کے ہیں, رمشا کے کام ہیں. تو کام کے لیے جتنے بھی کام ہوں گے, ویسے بہت سارے کام ہوتے ہیں, کوئی بھی کام ہے, جیسے میں چل رہا ہوں, چاہے میں جو ہے نا لکھ رہا ہوں, میں جو ہے نا ایسے ٹک 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 کر رہا ہوں, تو یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ جو کوئی بھی کام ہوگا اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, ورب کا. یہ نیا تو نہیں ہے, ویسے کافی دفعہ سنا ہوگا, کہیں گے سر ہم نے یہ بچپن سے سنا ہوا ہے. ایک ورب بھی ہوتا ہے. تو چوتھا بلاک اس کا کیا ہے, ورب والا بلاک ہے. اب یہ جو رمشا تھی, رمشا چلو کیا کرتی تھی, جو ہے نا رننگ بھی کرتی ہے, ایتھلیٹ قسم کی جو ہے نا, کیا کرتی ہے, اچھا جی, اسپیک کرتی ہے. یہ جو کیا کرتی ہے, اسپیک کرتی ہے, یہ باتیں کرتی ہے, بولتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے بتا دیا کہ کیا کرتی ہے, یہ بولتی ہے, اسپیک کرتی ہے. لیکن اب ہم اگر اسی جو بات تھی, اس کا جو کام تھا اسپیک کرنے والا, ہم اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنا شروع کر دیں, کیونکہ رمشا جو ہے نا بولتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے بولتی ہے, وہ بولنے کا بھی تو کوئی سٹائل ہوگا نا, سویٹ بولتی ہے, یا جو ہے نا وہ کس طرح کا بولتی ہے, یا شائستگی سے بولتی ہے, آرام سے بولتی ہے. تو ہم کیا لیتے ہیں کہ وہ جو سلمہ ہے, یا جو رمشا ہے, وہ رمشا جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اسپیک پولائٹلی, ٹھیک ہے. کیسے اسپیک کرتی ہے, پولائٹلی. تو کیا کیا آپ نے, جو اس کا اسپیک کرنا تھا, اس کا جو بولنا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتایا. ایسے ہی کیا نا آپ نے, اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتایا. آپ نے کہا جی کہ وہ ہی رنز فاسٹ, ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ ہی رنز ویری فاسٹ, ٹھیک ہے. وہ جب آپ نے اس کے ساتھ ویری کا لگا دیا, تو آپ نے یہ نہیں کہتے ہیں ہی رنز فاسٹلی, یہ کوئی ایڈورب نہیں ہے, کہیں کر دیتے ہوتے ہیں غلطی فاسٹلی والا, یہ ایسا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی بھی جو ورڈ ہوں گے جو کہ ایک ورب کے بارے میں زیادہ بتائیں گے, ایک ورب کے بارے میں زیادہ بتائیں گے, جس سے ہمیں رمشا کے بارے میں تھوڑا اور پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے, کہ کیا اس کا جو ہے وہ رشتہ ہو سکتا ہے. بولتی ہے تو کیسے بولتی ہے, ذرا وہ جو ساسو ماں ہے ان کی کوئی ڈیمانڈ تو ہوگی نا, بولتی تو ہے, کیسے بولتی ہے, اونچا اونچا بولتی ہے, پولائٹلی بولتی ہے. تو جب کسی نے کہہ دیا کہ وہ بڑی پولائٹلی بولتی ہے, تو کہتی ہے واہ جی واہ, واہ جی واہ, ٹھیک ہے جی. تو کیا ہو گیا آپ کا ایڈورب, یہ والا ہو گیا, جس نے کیا کیا, اس کو جو آپ کا ورب تھا اس کو کوالیفائی کیا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں زیادہ بتایا. جو ایڈجیکٹو تھا اس نے ان دونوں کے بارے میں زیادہ بتایا, ورب نے اس کے بارے میں زیادہ بتایا آپ کو, اور جو ایڈجیکٹو تھا ان دونوں کے بارے میں اس نے زیادہ بتایا. پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک سب سے بڑی مصیبت جو آپ کے پلے پڑی رہتی ہے, جس کو آپ رٹ کے اس کے اوپر لگے رہتے ہیں, تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کی
प्रीपोजिशन है जिसको आप इन, एट, ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली जो प्रीपोजिशन है वो एक वर्ब का नाउन के साथ या जो उसके साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगा होता है उसका तल्लक बताती है कि फॉर एग्जाम्पल द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल। अब सिटिंग क्या था, उसका बैठना था। किसके ऊपर बैठी हुई है, टेबल के ऊपर बैठी है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अगर वो टेबल के नीचे बैठी हुई है तो हम क्या कहेंगे, अंडर द टेबल। तो वो क्या लिंक बता रही है, उसके वर्ब का उस जो जिस चीज ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसका लिंक है कि कैट जो है वो उसका टेबल के साथ लिंक किस तरह का बन रहा है, वो ऑन द टेबल है, ठीक है, या अंडर द टेबल है। तो वो एक लिंकिंग वर्ड, इस एक प्रेपोजिशन करने से आपका जो है जो मतलब है वो बहुत सारा चेंज हो जाता है। और उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। कुछ प्रीपोजिशन है जैसे मैंने आपके सामने ये डिस्कस की है जिसमें आप ऑन या अंडर लगाते हैं तो आप क्लियर हैं, लेकिन ज्यादातर प्रीपोजिशन के लिए आपको ना रट्टा ही मारना पड़ता है, तब जाके आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और कुछ प्रीपोजिशन लाके आपके फ्रेजल वर्ब भी बनाती हैं जो कि आपने पार्ट 1 के अंदर पढ़े होंगे। उसके बाद इन सारी बातों के बाद कुछ ना कुछ होता है, हमने कनेक्टिविटी बनानी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी दो चीजों के बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी के रमीज एंड कामरान एंड वसीम एंड वकार यूनुस एंड शोएब अख्तर एंड बाबर आजम, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनके दरमियान में एक जो है ना एक जोड़ बना दिया। उस जोड़ को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जैसे एक जंक्शन होता है ना जो दो चीजों को मिलाता है, आपने ट्रेन के ऊपर देखा होगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो हमारा जंक्शन है वो रोडी जंक्शन है, ठीक है। सिंध के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रेलवे का जंक्शन है वो रोडी जंक्शन है, जहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनें आके ना वहाँ पे इकट्ठी होती हैं, वो ट्रैक्स इकट्ठे होते हैं। तो ये भी एक किस्म का कह लें कि कन जंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, दो अल्फाज को या दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, जिसकी एग्जांपल एंड है, बट है, वेदर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज को क्या कहा जाता है, जहां पे भी होगा तो आपने क्या करना है, उनको देख के आपने ये क्या करना है जी कि अंदाजा लगा लेना है कि वो क्या चीज है, वो कंजंक्शन है या कोई और ब्ला है। फिर सबसे लास्ट में जो आखिरी ब्लॉक है उसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। इंटरजेक्शन क्या बोला, ऐसे कोई भी अल्फाज जिनका नॉर्मली हमें कोई मतलब नजर नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, ओ ओ ओ, ओ। मैं कहता हूं वाओ वाओ, तो क्या है, नॉर्मली डायरेक्टली इनका कोई मतलब आपको नजर नहीं आता, लेकिन क्या है इनका भी असल में एक मतलब होता है। जहां पे भी आप ये वर्ड रखे हुए देखें, कहीं कोई लिख देता है कांग्रेट्स, ठीक है, तो ये भी जो है एक ऐसा जो है ना यहाँ पे इंटरजेक्शन यूज हुआ है। हुर्रा, अलास we have lost the match, ठीक है, हुर्रा we have won the match, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप इस तरह के जो भी वर्ड लगाते हैं, अपनी बोलते हैं, लिखते हैं, उनको जो है इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे कुछ भी अल्फाज जो खुशी के बारे में हो, जैसे कि हुर्रा, ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है। अलास इंटरजेक्शन ऑफ सारो है, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है, बाकी जो है वाओ, आ, ओ, ठीक है। इस तरह के जो है ना, इसी तरह कुछ कमांड के हो सकते हैं, ऐसे होता है, ऐसे करके जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, खामोश। ये वाला जो है, ये भी आप लिखते हैं, आपने लिखा हुआ देखा होगा, राइटिंग के अंदर लिखा हुआ होगा, तो ये भी जो वर्ड है, ये भी जो है एक इंटरजेक्शन है, जिसको आप इंटरजेक्शन ऑफ
कमांड कह सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप हुक्म देते हैं, कोई किसी को हुक्म देते हैं कि जनाब आप चुप हो जाओ। तो ये इस तरह के भी अल्फाज आपको नजर आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि ये जनाब क्या बला है, ठीक है जी। ये भी जो है ये भी एक ब्लॉक है, बेशक आप उसको सबसे लास्ट वाला ब्लॉक कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है जी, ये वाले सारे जो हैं वो ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का। तो मैं क्या करता हूं, दूसरा जो सेट इस तरह बना लेता हूं, ये वर्ब और एडवर्ब का, और तीसरा जो बना लेते हैं वो हम प्रीपोजिशन 1 2 3, और इसके साथ जो है ना कंजंक्शन, जेक्शन। ये हमारा जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप था, उसके अंदर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। और जो वर्ड जो होता है वर्ब के बारे में ज्यादा बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, और वर्ब खुद जो है ना एक एक्शन होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, लिंकिंग होती है वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में। फिर कंजंक्शन क्या होता है कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, क्लासेस वगैरह को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंटरजेक्शन क्या होता है, कोई खुशी, गमी या इस तरह के कुछ भी अल्फाज जो मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है, जो जिनका नॉर्मली कोई मतलब नजर नहीं आ रहा होता, वो भी क्या होते हैं, असल में एक कोई ना कोई ब्लॉक होते हैं किसी तरह का भी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जो आज ये अब हम कह सकते हैं कि हम इस वक्त जो है वो इंटरवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हमें पता चलेगा कि ये जो धूम 3 है इसके अंदर जो है वो आमिर खान एक नहीं बल्कि 2 हैं। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि आपने अगर स्पीकिंग करनी है तो उसके कुछ स्टेप हैं, तो हम उन्हीं स्टेप्स को चलते हुए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि पहला जो स्पीकिंग का स्टेप है वो क्या है जी, कोड। पहला स्टेप हमारे पास क्या था जी, कोड मिक्सिंग का। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारे पास कोड, उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। कौन सा स्टेप है जी, कौन सा स्टेप है, हाँ जी। उससे अगला स्टेप कौन सा जी, हाँ जी। और 5वां स्टेप कौन सा है, फ्लुएंसी या कम्युनिकेशन ही है जहां से आप आपकी फ्लुएंसी बनती है, ठीक है। इस लेवल पे जाके आप जो है ना फ्लुएंट हो जाते हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्या था जी, कोड मिक्सिंग का। दूसरा स्टेप हमारा कोड स्विचिंग का था। तीसरा स्टेप हमारा डायलॉग का था। चौथा स्टेप हमारा कन्वर्सेशन का था, और सबसे लास्ट वाला कम्युनिकेशन का था, जिसके अंदर जाके हम जो है ना फ्लुएंट हो जाते हैं, या हमें जो है ना फ्लुएंसी हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमने इंग्लिश स्पीकिंग के 5 स्टेप्स पढ़ लिए। 5 स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। 5 स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप यहाँ पे खड़े हैं, खड़ी हैं, ठीक है जी। ये नहीं कह देना कि सर मैं खड़ी थी तो आपने क्या कर दिया जी, मैं कि खड़े हैं, ठीक है जी। कोई भी वो कोई बंदा है, कोई बंदी है, आप यहाँ से खड़े हैं, आपने यहाँ से सफ़र शुरू करना। पहला स्टेप आप इस सीढ़ी के ऊपर आपने रखा। दूसरा स्टेप आप कोड स्विचिंग के ऊपर रखेंगे। तीसरा स्टेप आप डायलॉग के ऊपर रखेंगे, और चौथा जो आपका जो स्टेप होगा वो कन्वर्सेशन के ऊपर होगा। और सबसे लास्ट पे जब आप 5वें स्टेप के ऊपर आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैंने क्या किया, मुझे आप कुछ ना कुछ मैं बोल लेती हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर लेती हूँ। अब पहला स्टेप तो हमने देख लिया था, पहला स्टेप हमने कोड मिक्सिंग का देख लिया था। आज जो है हम दूसरे स्टेप की तरफ, जिसको कोड स्विचिंग कहते हैं, हम
اس کی طرف آئیں گے. تو کوڈ سوئچنگ کیا چیز ہے؟ نارملی کوڈ سوئچنگ جو ہے ایسے لوگ جو بائی لنگول ہوتے ہیں، بائی لنگول جن کو 2 زبانیں آتی ہوتی ہیں، ملٹی لنگول جن کو زیادہ زبانیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ بائی لنگول ہوتے ہیں یا ملٹی لنگول ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں، کوڈ سوئچنگ کر لیتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو دوسرا سینٹینس نہیں آ رہا ہوتا، اس وجہ سے کوڈ سوئچنگ کی جاتی ہے. کوڈ سوئچنگ اس وجہ سے کی جاتی ہے موقع اور مناسبت دیکھ کے. فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے آپ جو 2 اردو اسپیکر آپس میں لگے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ایک پٹھان بھی جو ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے ہماری کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ لیں. تو کچھ آپ پشتو کو آپ کو آتی ہے تو آپ کچھ سینٹینس جو ہے درمیان میں پشتو کو بول لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی سمجھ آتی رہے کہ یہ کون سی باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کر دیں گے، کیا ہوتی ہے اصل میں کوڈ سوئچنگ کیا ہوتی ہے، شفٹنگ فرام ون language to another is called code switching. Shifting from one code means کوئی language. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس کوڈ کیا ہوتا ہے، کسی لینگویج کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہو سکتا ہے واپس بھی ہیں، آپ کی یہ شفٹنگ چلتی رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے. تو اس سٹیپ کے اوپر ہم یہ کریں گے کہ آپ نارملی بولتے ہوئے جہاں پہ بھی آپ سپیکنگ کرتے ہیں، آپس میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے پہلے کوڈ مکسنگ کی، اب ہم کیا کریں گے، کوڈ سوئچنگ میں جب آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ہم نے جو سیکھے ہوئے تھے، اب ان کو ہم سینٹینسز کی شکل میں لے کے جائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آئی وانٹ ٹو say that میں آج کالج نہیں آؤں گی. میں آپ سے I want to say that میں آج کالج نہیں آؤں گی. آپ نے کیا کیا، پہلے ایک سینٹینس آپ نے کیا بولا، انگلش کا بولا، اور دوسرا سینٹینس آپ نے کیا بولا، اردو کا بولا، اور پھر ہو سکتا ہے آپ پھر انگلش کے اوپر آپ بول جائیں بیکاز I am ill. ٹھیک ہے، میں کیا ہوں، ایک ill ہوں، ایک ولچر ہوں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں اسکول نہیں I want to say that میں آج کالج نہیں آؤں گی because I am ill. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا آج موڈ نہیں ہے. تو کیا ہوا، آپ نے انگلش، پھر آپ نے اردو، پھر آپ نے انگلش، یا پھر اگر آپ نے اردو کرنا تو ایسے کرے. تو کیا کیا کہ آپ اپنی کنورسیشن کے اندر آپ نے کوڈ سوئچنگ کی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جو کچھ بھیجے ہوئے تھے میری طرف وائس نوٹ، اس میں کافی بچوں نے کوڈ مکسنگ سے زیادہ کوڈ سوئچنگ کی. انہوں نے کوڈ مکسنگ سے زیادہ کوڈ سوئچنگ کی ہوئی تھی. تو ایک اچھے آثار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کے اچھے آثار ہیں. آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اس طرح کی پریکٹس کرنی ہے جس میں کے اندر آپ کیا کریں گے، کوڈ سوئچنگ کریں گے. میں ابھی آپ کو، آپ کے ساتھ جو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف منہ کر لیں، 3 4 سینٹینس جو ہے نا اسی طرح کچھ نہ کچھ آپس میں بولیں. چلیں جی، اب وہ آپ نے کر لیا. اب آپ نے ایک دوسرے کے کان میں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، کان پھاڑنا نہیں ہے ان کا، آپ نے کوڈ سوئچنگ کرنی ہے. 2 سینٹینس بول کے، ایک انگلش کا، مطلب کنٹینیو سینٹینس ہو کے، یہ نہیں کہ ایک انگلش کا مائی نیم از سلمہ دیٹ از اسکول، ایسے کوئی نہیں، میرا نام سلمہ ہے اور یہ کالج ہے، ایسے نہیں. کوئی کنٹینیوس ایک سینٹینس کر کے کوڈ سوئچ کریں. پہلے ایک بچی جو ہے اس کے کان میں کہے 2 سینٹینس، پھر دوسری بچی دوسرے کے کان میں اسی طرح 2 سینٹینس بولے. چلے جی خاموشی سے چلیں بولیں. اب کوئی ایسا 2 بندے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کان میں کیا کہا، اس بات کے علاوہ کہ چھٹی ہونے والی ہے، اس کے بعد علاوہ آپ نے کیا کہا؟ ہاں جی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی میں ہمت ہے؟ کسی میں یہ بتانے کی ہمت ہے؟ چلیں جی
चलें जी, एक मिनट। अभी बच्चे नाम क्या है आपका? नेहा फारूक जी। बच्चे बोलें। ओह यस, देखा, यू नो व्हाट, मैंने बिरयानी खाई है। तो दूसरे आपसे क्या कहा? साथ कौन बैठा हुआ है? आयशा। हाँ जी बच्चे आप बोलें, आपने क्या कहा? उसने कहा यू नो व्हाट, मैंने तो बिरयानी खाई है, बड़ी मजे की थी। हाँ जी, इट वॉज अ टेस्टी बिरयानी। हाँ जी, आपके ने क्या कहा था कि जब तुम खा रही थी तो मैं तुम्हारा मुंह देख रही थी, ऐसे ही है। चलें जी, चलें जी, वेरी गुड। और कोई जी? आप और ईशा, निशा। निशा ने आपसे क्या बोला? अच्छा, वो कुछ बातें बताने वाली नहीं है। चलें जी, कोई और बता सकता है? कोई ऐसे दो बंदे खड़े हो सकते? यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सच बोल रही हूं, तुम समझो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सच बोल रही हूं। उसके अंदर थोड़ी ना फीलिंग्स भी तो डालें, ऐसे थोड़ी होता है कि आप ऐसे ही सिंपली कहते हैं। हाँ जी, एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल कौन देगा जी? दो बच्चे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अदीबा रानी। आपने या आपसे उसने क्या कहा जो कुछ आप बताना चाहती हैं? उनमें से कोई भी बात आप बता दें। हाँ जी, फिर आपने भी उसके साथ कहा बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है जी, आपने। उसने क्या कहा आगे से? उसने आगे से क्या कहा होगा? चल झूठी, ऐसी कहा उसने। बोले बच्चे, आपका क्या नाम है? इर्शा लियाकत जी। बच्चे, इर्शा। अच्छा, बट प्रूफ, लेकिन मुझे गिव मी आ प्रूफ, पक्का सच्चा मुझे जो आप कहना प्रूफ दे दें तभी मैं मानूंगी। तो बच्चे इसी तरह की आपने आपको जो मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, असाइनमेंट मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, लेकिन आप अपने पास लिख भी लें। ये भी असाइनमेंट जो है वो 20 मार्क्स की नहीं होगी, ये असाइनमेंट 30 मार्क्स की होगी। ठीक है जी। इस असाइनमेंट में आपने जो पार्ट ए है उसमें आपने क्या करना है? राइट डाउन उर्दू टू इंग्लिश कोड स्विचिंग सेंटेंसेस ऑन डेली बेसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। जैसे आपने डेली के कोड मिक्सिंग के लिखे थे, इसी तरह आपने क्या करना है? कोड स्विचिंग करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी कि बिलीव मी, आज क्या डेट है जी? 11 थी। आपने कहा जी बिलीव मी, आज मैंने ये वाला जो है कोड स्विचिंग की थी। ठीक है, ये वाले मैंने सेंटेंस बोला था। हो सकता है कि आप पहले दिन जो है ना वो 4 से 5 बोल लें, लेकिन कल आपने जानबूझ के ना कहीं से ढूंढ के ठोकने है किसी को, आके ना कॉलेज में आके किसी को जो ना आपने 4-5 जो है ना ठोक देने और सच्चा हो जाना कि सर वाकई मैंने बोले थे। ठीक है, आपने क्या करना है? उसको बढ़ाना है। जिन मतलब जब आप फॉर एग्जाम्पल पहले दिन आपके पास कोड स्विचिंग के 5 सेंटेंसेस थे, लेकिन जब आप जो है पूरा हफ्ता हो जाए तो आपके पास वो 20 सेंटेंसेस हो जाएं। तो कोशिश करें ना, मकसद ही यही है। इसका 2 फायदे, एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे मैं क्या क्या कह सकती हूँ, मैं कैसे कैसे इससे जो ना सेट कर सकती हूँ। तो वो आपने इस तरह का काम करना है। ठीक है, वो तो इन अल्फाज को बढ़ाना है, आखिरी वाले अल्फाज पहले से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपने जैसे अभी कोड मिक्सिंग की थी, इसी तरह की आप 2 मिनट की, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है 1 मिनट में फंस गए कि अभी और कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनसे कहा कि अब तो मिनट हो गए शायद। तो आपने क्या करना है? 2 मिनट की कोड स्विचिंग का वॉइस नोट बनाना है। और मैं नहीं कह रहा कि आखिरी दिन भेजा करें, उससे पहले भी भेज दिया करें कि मैं पहले भी उनको चेक कर लिया करूँ। ठीक है, आखिरी दिन आपने अटैक कर दिया है, मेरे पास कौन सा टाइम है कि मैं एक दिन मैं देखना शुरू करूँ? सुबह 4:30 बजे उठ के कुछ देख रहा हूँ लोगों के आए हुए हैं, मैं कहा अच्छा चलो इनके भी सुन लेता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये ना ओके जना आप आखिरी दिन सारे भेजें तो पहले भी आपका। और तीसरा, आपने कोई भी जो है ना कोई पुरानी किताब ले लेनी है, पुरानी किताब के अंदर से एक पेज को आपने फाड़ना है और उसके अंदर से आपने जितने भी नाउन है, नाउन के उनके साथ बेशक 8 कलर ले लें, अगर आपका ज़्यादा दिल करता है 8 कलर के पेन ले लें जिसके अंदर नाउन सारे रेड कलर में हुए हो, जो प्रोनाउन है सारे ब्लू में हुए हो, कि मतलब वो उसमें से उस पेज के ऊपर से, या चले एक पैराग्राफ ले लें, उसके अंदर कोई लफ्ज बचे ना कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, ये आपने करके लाना है और वो पेज मुझे जमा कराना है।
آپ نے لہدا نہیں لکھنا, اسی پیج کے اوپر گن مچانا ہے, اسی پیج کے اوپر گن مچا ہوا ہو کہ یہ جو ہے نا ناؤن ہے, یہ پروناؤن ہے, یہ جو ہے نا ورب ہے, یہ ایڈورب ہے, یہ والا ایڈجیکٹیو ہے. تو یہ 30 نمبر کا ہوگا, اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ نے اس کو جمع کرانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سمجھ بوجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.